बेटा सारी रिकॉर्डिंग ना मैं इस वीक के लास्ट में जैसी बैच खत्म होगा मैं सबको मेल डाल दूंगा, ठीक है। तो है क्या बेसिकली, तो ये जो क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस का जो आपको जवाब मिलेगा वो एक प्रोसेस के थ्रू मिलेगा, ठीक है ना। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो कहलाता है ईडी, ठीक है ना। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, हम डेटा को एनालाइज करते हैं, शुरू में उससे निकालते हैं पूरे डेटा सेट को, हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, पूरी जानकारी लेने के बाद फिर उसके साथ परफॉर्म करते हैं कि हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पर बेसिकली दो चीजें होती हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द डेटा मच बेटर, ठीक है ना। मतलब क्या है कि आपका जो डेटा सेट है उसको बहुत ज़्यादा समझना, ठीक है। तो ताकि अगर आपको डेटा सेट एक बार समझ में आ जाएगा, जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने आपको एक डेटा सेट ये दिया है, तो सबसे पहले इस डेटा सेट को समझना है कि अच्छा भाई पहला कॉलम ऑर्डर आईडी दी गई है, दूसरा कॉलम मार्केट दिया गया है, तीसरा कॉलम जो है वो परफेक्ट दिया गया है, चौथा दिया गया है सेल्स। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अभी तो ये 4 कॉलम है, सपोज यहीं पे सपोज करो 30 कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। और जैसे इसमें 25,000 जो है वो ऑर्डर्स की वो है, लिस्ट है, रोज है। तो इस तरह से 25,000 की बजाय 1 लाख होती, ठीक है ना। और 26, 27 या 50 कॉलम्स होते, तो वो अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले आपको पूरे डेटा सेट को समझना है कि भाई इस डेटा सेट के अंदर कौन कौन से कॉलम दिए गए हैं, क्या क्या करते हैं। ये चीजें सबसे पहले आपको ईडी प्रोसेस में समझनी होगी। और सेकंड थिंग क्या होगी कि सेकंड थिंग हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इस डेटा सेट को समझ के हम देखेंगे कि क्या पैटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है ना। उन पैटर्न से हम समझेंगे कि अच्छा भाई ये डेटा सेट ये काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने एक एग्जांपल ये लिया है। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, यहाँ पर अगर समझोगे आप, तो इस चार्ट में क्या है, ऊपर दिया गया है डिस्काउंट रेट वर्सेस सेल्स का है, तो नीचे डिस्काउंट रेट दिया गया है और इधर सेल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अब बात आती है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये डॉट 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 का मतलब क्या है कि ग्राफ जो है वो हमारा इस तरह से शो हो रहा है। तो जैसे जैसे डिस्काउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। बट वन टाइम जैसे इस पॉइंट पे क्या है कि जैसे 12 की अगर बात करें, 12% से ज्यादा अगर मैं डिस्काउंट देता है तो मेरी सेल जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। अब ये तो एक पैटर्न समझ में आ गया मुझे। जो मेरा डेटा सेट था, ईडीए प्रोसेस के थ्रू मैंने क्या करा, मैंने इस डेटा सेट को रीड करा, एनालाइज करा, प्लॉट करा चार्ट को, उससे मुझे डिस्काउंट रेट और सेल्स के बीच में जो मैंने देखा कि मेरा जो ग्राफ है वो इस तरह से शो कर रहा है। तो यहाँ से मुझे ये जानकारी मिली है कि अगर मैं डिस्काउंट 12 से ज़्यादा रखता हूँ, 12% से, तो मेरी सेल डिक्रीज होती है, ठीक है ना। अब डिक्रीज जो हो रही है उसके क्या रीजन हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सर्वे आप देखोगे, ठीक है ना। जैसे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कुछ बात मैं करूँ कि जो लोग हैं वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आपकी साइट पे कि हाईली डिस्काउंट जो है वो कैसे मिल रहा है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, आप सपोज करो आजकल एक वो चलता है फिशिंग, फिशिंग का नाम सुना है सब लोगों ने, ठीक है ना। फिशिंग साइट्स होती है, ठीक है ना। तो क्या है, जैसे फ्लिपकार्ट है, तो ऐसी एक फ्लिपकार्ट क्या है, FLIP, flipkart.com, ठीक है ना। तो इसी से मिलता जुलता एक बना दिया, flipkart.com, ठीक है ना। तो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, तो सेम इसकी कॉपी बना देंगे और इस पर जो फोन यहाँ पर है 25,000 का, वो यहाँ पर मिल रहा है सिर्फ 2,500 रुपये का। तो लोग क्या समझते हैं, अरे यार 2,500 का मिल रहा है, शॉर्ट टाइम का ऑफर है, खरीद लेते हैं। जबकि ये क्या है, ये एक स्कैम है। समझ में आ गई बात, ये ठीक है ना। फिशिंग बोलते हैं एक तरह से, मतलब वैसा सा ही दिखना, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे आपको एक लिंक भेज देंगे, भाई पेमेंट कर दो, ठीक है ना। वो पेमेंट आपको लगेगा कि HDFC की साइट का है, किसी बैंक की साइट का है, सपोज करो HDFC की साइट का है, ठीक है। लेकिन वो HDFC की साइट नहीं होती, वो उनकी लोकल साइट होती है, तो आपका पैसा सारा यहाँ से कट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। जो लोग एथिकल हैकिंग का कोर्स करे होंगे कभी, उनको पता होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाईली डिस्काउंट है। हाईली डिस्काउंट है तो पीपल इस पे क्या करते हैं, पीपल ट्रस्ट नहीं करते। तो कोई भी आप अगर डिस्काउंट ज्यादा देते हो, तो एक चांसेस, एक मैंने पॉइंट बताया कि एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि डिस्काउंट अगर ज्यादा है तो सेल्स आपकी डिक्रीज हो रही है। तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि हाईली डिस्काउंट प्रोडक्ट जो आप दे रहे हो उस पर लोगों का ट्रस्ट नहीं है, इसलिए सेल्स बढ़ रही है, घट रही है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमारा जो ग्राफ है ये हमें बताता है कि भाई किस तरह से हमारे जो डिसीजन मेकिंग चीजें हैं वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अच्छा मुझे जो है अपना डिस्काउंट जो है वो 12% ही रखना है, ज्यादा इंक्रीज करने से मैं लॉस में भी जाऊंगा और मेरी सेल्स भी घटेगी, ठीक है। तो जो ईडीए प्रोसेस है वो कैसे होता है, वो 4 पार्ट्स ये मैंने बताया, 4 स्टेप में जाके क्लियर होगा। सबसे पहले होगा सोर्सिंग, तो जो कि आज हम पढ़ेंगे। सोर्सिंग क्या है, बेसिकली सोर्सिंग है कि डेटा कहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे हमें अपने डेटा सेट को अपने सिस्टम के अंदर लोड करना है। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो आज हम ये भी सीखेंगे।
हमें क्या है, डेटा सेट दिया गया है, ठीक है। तो डेटा सेट को लोड करना है अपने सिस्टम के अंदर, जहां पर आप उसको एनालिसिस करोगे। सिस्टम यानी कि आपका कंप्यूटर जो है उसके अंदर उसको लोड करोगे, ठीक है। लोड करोगे उस डेटा सेट को अपने सिस्टम के अंदर, उसके बाद उसको क्लीन करोगे। क्लीनिंग का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो नैन वैल्यूज हैं उनका क्या करना है, ठीक है ना, जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनका क्या करना है। ये सारा काम आप किसके अंदर करते हैं, क्लीनिंग के अंदर, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। बिनिंग होता है, माइनिंग, मिनिमाइजेशन होता है, जेड स्कोर मिनिमाइजेशन होता है, कई सारी चीजें होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करा, तो ये सारे स्टेप्स हम धीरे धीरे सीखेंगे एक एक करके। तो डेटा सोर्स की बात करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स साइट्स है जहां से हमें डेटा सोर्स मिल सकता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है मैं आज आपको बताऊंगा। क्लीनिंग, उस डेटा को क्लीन करेंगे, क्योंकि अगर आप डेटा को क्लीन नहीं करते हैं तो मिसिंग वैल्यूज जो हैं, अनक्लीन डेटा जो है वो आपके एनालिसिस को गलत, एनालिसिस की रिपोर्ट जो है वो गलत रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। यूनिवेरिएंट एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद करते हैं हम यूनिवेरिएंट एनालिसिस। यूनिवेरिएंट एनालिसिस क्या होता है, इट मींस वन वेरिएबल एनालिसिस। यूनी आपने वो पढ़े होंगे ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो वहां से वर्ड आया है, ठीक है, यूनिवेरिएंट। तो यूनिवेरिएबल मतलब सिंगल वेरिएबल एनालिसिस करना है। तो आपके सिस्टम के अंदर क्या दिया गया है, एक्सेल फाइल के अंदर आपको यहाँ पर कितने वेरिएबल दिए गए हैं, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अगर सिंगल वेरिएबल पर एनालिसिस करना, दैट इज कॉल्ड यूनिवेरिएंट एनालिसिस। और मोर देन वन अगर करने हैं तो ये हो गया बाय वेरिएंट एनालिसिस, ठीक है ना। बाय वेरिएंट एनालिसिस बेसिकली कहलाया जाएगा कि दो वेरिएबल पर एनालिसिस करना है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में बताया। तो ये आपका एनालिसिस कौन सा हो गया, ये हो गया बाय वेरिएंट एनालिसिस। समझ में आ गई बात। तो ईडी प्रोसेस क्या होता है, सोर्सिंग, देन आफ्टर दैट व्हेन यू गेट द डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्सेज, ठीक है ना, देन आफ्टर दैट क्लीन द डेटा। when you have clean your data, after that univariant analysis, when you have done univariant analysis you can do bivariant analysis, ठीक है बेटा। तो डेटा सोर्स की बात करूं मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ साइट्स लिखी हैं जहां से आप डेटा सोर्स ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैं आपको भेज दूंगा। ये कुछ डेटा साइट्स है, जैसे data.gov.in, ये आपकी इंडिया की साइट है, ठीक है। तो या इससे ही बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये ईडीए की क्या है, तो डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आपने पढ़ी। डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक कौन कौन सी थी, बार चार्ट, लाइन चार्ट, बार विस्कर, बॉक्स विस्कर प्लॉट, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी क्या थी, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स थी। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यूज डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक टू ड्रॉ इन्फ्रेंस एंड ऑब्टेन इनसाइट फ्रॉम देम, ठीक है ना। तो ईडीए जो है वो डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करके देखता है कि क्या क्या नॉलेजेस हमें मिल सकती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। पूरा अपने डेटा को क्या करता है, समझता है, ठीक है। ईडीए इज मच मोर देन प्लॉटिंग ग्राफ और विजुअलाइजेशन डेटा। देखो ये मत समझो कि ईडीए जो है वो मतलब ग्राफ्स बना लिया उससे हमें समझ में आ जाएगा, नहीं। इट इज मच मोर देन, इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडिंग द गिवन डेटा इन डिटेल। इसके अंदर जो हम अपने डेटा सेट को है वो बहुत अच्छे से समझते हैं और उसको स्टडी करते हैं, समझ गए। तो है क्या, देखो ये थ्योरेटिकल चीजें बतानी इसलिए जरूरी है कि जब तक आप समझोगे नहीं कि हम इसमें करने क्या वाले हैं, समझ गए। तो डेटा सेट को रीड करना, मैंने आपको अभी तक क्या बताया, डेटा सेट मिल गया एक आपको, एक क्या मिली, आपको एक डेटा सेट मिल गया, उस पर मैंने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा दिए। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मैंने आपको एक एक्सरसाइज दे दी, एक्सरसाइज में कुछ टास्क दे दिए, उन टास्क को आपने परफॉर्म कर लिया और यहाँ पर रिजल्ट आपने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि डेटा सेट के साथ काम किस तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात आती है कि इस डेटा सेट को अच्छे से समझना भी है, इसको क्लीन भी करना है। डेटा सेट आपको कहाँ से मिलेगा, अभी तो मैंने आपको एक्सेल फाइल दे दी, लेकिन कल को आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई डेटा सेट उठाना है, किसी का मन कर रहा है कि सर मैं तो क्या करना चाहता हूँ, मैं ना टूरिज्म सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, है ना। टूरिज्म सेक्टर का मतलब है कि टूरिज्म का डेटा सेट मिल जाए, ठीक है। टूरिज्म का डेटा सेट मिल गया और इस डेटा सेट से मैं जैसे बहुत सारी कंपनी है, एमएमटी है, मेक माई ट्रिप है, ठीक है ना, और तुम्हारी कौन सी है, गोवा बीबो है, ठीक है।
तो ये जो टूरिज्म में जो करती है होटलिंग कंपनी जो है, उनके लिए कुछ मैं बिजनेस डिसीजन बनाकर दूंगा कि भाई आज की तारीख में मार्केट में चल क्या रहा है। समझ में आ गई बात ये? तो वो सारा डेटा सेट उठाकर उसके साथ काम करना चाहता हूँ, तो ये डेटा सेट मुझे कहाँ से मिल सकता है। समझ में आ गई बात ये? तो इस तरह के जो डेटा सेट्स हैं वो कहाँ कहाँ से हम सोर्स कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो उठाने का और अंडरस्टैंड एंड स्टडी करेंगे। ठीक है, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा इनटू प्लॉट ग्राफ कैन बी टर्म एज वन ऑफ द टूल इन द ईडीए प्रोसेस। ये कह सकते हैं एक टूल है ईडीए प्रोसेस के अंदर कि हाँ विजुअलाइजेशन करके हम डेटा का ग्राफ प्लॉट शो कर सकते हैं। ठीक है, ईडीए आल्सो इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ डेटा सेट फॉर एनालिसिस बाय रिमूविंग इनरेगुलरिटी इन द डेटा। ठीक है, जो यहाँ बात कर रहा हूं मैं कि ईडीए आल्सो इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ डेटा सेट। भाई डेटा सेट तो मिल गया, अब उसको प्रिपेयर करना अपने एनालिसिस के लिए, तो रिमूविंग इनरेगुलरिटी इन द डेटा। रिमूविंग इनरेगुलरिटी मतलब जो मिसिंग वैल्यूज हैं, कोई इनरेगुलर है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि सपोज करो आपके पास एक डेटा सेट है, उसके अंदर एक कॉलम है एज। अब एज यहाँ दे रखी है 0 1, सॉरी, एज यहाँ पर दे रखी है 23 26 78 63 55 1 to 9। ठीक है, 1 4 5 6 23 24। तो ये जो डेटा सेट आपको दिया है, यहाँ पर इनरेगुलरिटीज क्या हो गई, ये डेटा, ये डेटा। ठीक है ना, क्योंकि औसतन हम मान के चलते हैं कि भाई एक आदमी 0 से लेकर 99 साल तक जिया। इस तरह का 100 से ऊपर के केस क्या होते हैं, 1 and 2। ठीक है ना, वो भी करोड़ों में जाकर। ठीक है, या 1456 जो है वो किसी की एज होती ही नहीं है। तो अगर इस तरह के फैक्टर्स दिए हैं, तो ये जो इनरेगुलरिटीज हैं इनको कैसे हैंडल करेंगे, समझ में आ गई बात? तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ बनाऊंगा, कौन सा ग्राफ सबसे बेस्ट रहेगा, बॉक्स विस्कर प्लॉट। सबसे बढ़िया क्या होता है, जब भी मुझे क्या नाम है, आउटलायर्स अगर मुझे देखने होते हैं तो बॉक्स विस्कर प्लॉट बनाऊंगा, वहां पर मैं चेक कर लूंगा कि कुछ आउटलायर्स है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो जो आउटलायर्स हैं उनको मैं क्या करूंगा, रिमूव करूंगा और अपने डेटा को प्रिपेयर करूंगा फर्दर डेटा एनालिसिस के। ठीक है बेटा, सो दैट दीज इनरेगुलरिटी डू नॉट इफेक्ट द फर्दर स्टेप। आगे जो आप स्टेप करने वाले हो, जो एनालिसिस करने वाले हो, उनको इफेक्ट ना करे ये इनरेगुलरिटीज इन द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग। अगर आप कोई डेटा एनालिसिस करना चाहते हो या मशीन लर्निंग मॉडल आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो उसमें क्या करेगा ये, उसमें इफेक्ट नहीं डालेगा। और ये जो है इट इज ए क्रिटिकल स्टेप इन एनी डेटा साइंस एक्टिविटीज। ठीक है ना, कोई भी आप डेटा साइंस एक्टिविटी करना चाहते हो, ये सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है। अगर आपने डेटा सोर्स से करेक्ट डेटा ले लिया, उसको क्लीन सही कर लिया और इनरेगुलरिटीज आपने रिमूव कर दी, आपका प्रिपेयर जो है एकदम एफिशिएंट हो गया। ठीक है ना, प्रॉपर अगर आपका डेटा सेट आ गया, तो आपके जो एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं वो भी आपके एफिशिएंट आएंगे। इफ ईडीए डू प्रॉपरली द रिजल्ट विल बी एफिशिएंट। समझ में आ गई बात? अगर आपने यहाँ पर इनरेगुलरिटीज रिमूव नहीं करी है, डेटा सोर्स से डेटा आपने सेट प्रिपेयर नहीं किया है, प्रोसेस आपने कंप्लीट सही नहीं किया है, तो आगे फर्दर आप कोई भी डेटा एनालिसिस का काम करोगे या मशीन लर्निंग मॉडल बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, वो आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा। या प्रॉपर मतलब काम तो वो करेगा ही, पर रिजल्ट आपको वो प्रॉपर नहीं देगा जो रिजल्ट आप चाहते हो। समझ में आई बात ये? क्लियर है? हाँ, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं जा सकते हैं भाई, थ्योरेटिकल है पर प्रैक्टिकली भी आज मैं सिखाऊंगा, ऐसा नहीं प्रैक्टिकल। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है, ठीक है ना, तो इंटरव्यू में कभी ईडीए पूछा जाए तो जितनी कहानी मैंने बताई इतनी सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, तो बहुत है। बाकी थोड़ी सी अगर डिस्कस करना चाहो, वैसे तो कोई पूछता नहीं है। आ, तो अगर कोई हिस्ट्री पूछे तो हिस्ट्री जो है वो टकी नाम का एक वो था साइंटिस्ट कह सकते हो। ठीक है ना, 1977 में इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ईडीए प्रोसेस। ठीक है ना, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो टकी बॉक्स प्लॉट के नाम से, बॉक्स प्लॉट जो विस्कर प्लॉट है वो भी इसी ने दिया था। इसने बहुत काम किया है। ठीक है ना, मतलब दे हैव लॉट ऑफ वर्क फॉर ईडीए। तो इसने बहुत काम किया ईडीए के ऊपर। उसके बाद एक और बंदा है, एबीसी ऑफ ईडीए, एक इसने बुक, एक बुक लिखी थी एबीसी ऑफ ईडीए, ये लिखी थी वेलमन एंड हॉगलिन। ठीक है ना, 1981 में। ठीक है, तो शुरुआत 97 से हुई, 1981 में इसने एक बुक लिखी। उसके बाद फर्दर 2020 तक बहुत लोगों ने बहुत कुछ काम किया है। ठीक है ना, पर क्या है कि बेस जो है वो टकी से है और
वेलमन हैगलॉन से है, ठीक है ना। इन दोनों ने मतलब इसकी जो ईडीए प्रोसेस की शुरुआत करी थी, ठीक है ना। तो ये सोच लो 1977 में प्रोसेस आ गया था ईडीए। और जो डेटा साइंस जो अभी मार्केट में चल रहा है वो 2007 से थोड़ा हॉट टॉपिक हो गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये समझ लो कि इस पे अभी कितना काम पहले हो चुका है और आपको कितना सीखने की जरूरत है। समझ में आ गई बात, ये ठीक है ना, क्लियर है। तो अब बात करते हैं डेटा सोर्स की। ठीक है, तो डेटा सोर्स जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। मैं एक काम करता हूँ, नई ले लेता हूँ। तो डेटा सोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज पब्लिक, सेकंड इज प्राइवेट, ठीक है ना। अगर प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट कौन सा होता है, जैसे आपका बैंकिंग डेटा। तो जो आपका बैंक के अंदर डेटा है वो प्राइवेट डेटा है, डेटा सेंसिटिव है। डेटा जो है बैंकिंग डेटा के अंदर इट कंटेंट, इट इज सेंसिटिव, लिख सकते हैं सेंसिटिव, सेंसिटिव डेटा, ठीक है ना। इट हैव ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना। क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं अगर मैं इस डेटा के साथ काम करना चाहूँ, तो पॉसिबल डिसीजन क्या हो सकते हैं। तो भाई गिविंग अनदर लोन, किसी बंदे को लोन देना ही नहीं देना, तो वो क्या है ट्रांजेक्शन्स और उसके डेटा सेट पे डिपेंड करेगा कि भाई वो कस्टमर का डेटा कैसा है। राइटिंग ऑफ द लोन्स, ठीक है, अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो आपका लोन क्या कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ कर सकते हैं नहीं कर सकते, यानी माफ़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रमोट कर सकते हैं। इस भाई ये बंदा जो है अक्सर लोन लेता रहता है, तो अपने जो ऑफर्स हैं प्रमोट कर सकते हैं ऑफर्स को। ये सारे काम हम किसके साथ कर सकते हैं, बैंकिंग डेटा के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बैंकिंग डेटा हमारा कैसा है, प्राइवेट डेटा। तो प्राइवेट डेटा के साथ अगर काम करना है तो जो बैंक है वो अपनी एक टीम बिठाएगा या वो आपको ऑथराइज्ड करेगा कि भाई मेरा ये डेटा है, इस डेटा के साथ आप मुझे ये डिसीजन निकाल कर दो। समझ में आ गई बात। तो प्राइवेट यू कैन नॉट डू वर्क विथ प्राइवेट डेटा, ठीक है ना। प्राइवेट डेटा के लिए आपको ऑथराइजेशन चाहिए, अथॉरिटी चाहिए कि आपको अगला बंदा ऑथराइज करे कि आप मेरे डेटा सेट के साथ काम कर सकते हो, ठीक है ना। और कौन कौन से हो सकते हैं प्राइवेट डेटा अगर मैं बात करूं, तो टेलीकॉम सेक्टर, आपका जो मोबाइल डेटा है वो भी क्या है, प्राइवेट डेटा है। तो आपके फ़ोन नंबर्स जो है वो पब्लिकली नहीं करता, आपका जो भी केवाईसी फॉर्म होता है वो कभी भी, जियो है एयरटेल है, तो ये कभी भी पब्लिकली नहीं करते, ठीक है ना। इसमें भी डिसीजन मेकिंग क्या हो सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई जो कस्टमर है किस तरह का रिचार्ज करता है, उसको किस तरह के ऑफर्स हमें प्रीपेड या पोस्टपेड ऑफर्स हमें अपने कस्टमर को देने चाहिए, ठीक है ना। अगर और बात करूं तो रिटेल, ठीक है ना। रिटेल में अगर बात करूँ तो जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है ना, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर आपके अलवर के अंदर रिलायंस स्मार्ट है। तो ये दीज रिटेलर्स हैव योर डेटा विच है प्राइवेट डेटा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं उसमें एक बंदे ने क्या क्या परचेजिंग करी है, प्रोडक्ट का स्टॉक, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, किस तरह से हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, खरीद रहा है, भाई वो उनका जो स्टॉक का डेटा है, ठीक है। स्टॉक का डेटा भी कैसा रहेगा, वो भी प्राइवेट डेटा है, भाई कौन सा स्टॉक मेरा कितने दिन में खत्म हो रहा है, उसके साथ वो एनालिसिस करके किसकी डिमांड है। ब्रेड जो है दूध के साथ अगर ब्रेड बिक रहा है तो मुझे दूध के साथ ब्रेड बनाना है, इस तरह के एनालिसिस हम रिटेल डेटा सेट के अंदर कर सकते हैं, वो भी आपका क्या होता है, प्राइवेट डेटा होता है, ठीक है ना। एक और कहें तो मीडिया डेटा। मीडिया डेटा अक्सर आपको देखने को मिलेगा जब भी आपके क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। इलेक्शंस में क्या होता है, इलेक्शंस में आपके सर्वे जो तैयार होते हैं, तो सर्वे का कभी भी डिटेल वो नहीं करते ओपन, वो बस बता देते हैं सर्वे के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आया, किस कैटेगरी में किस किस का बंदे का मैंने सर्वे लिया, दीज आर प्राइवेट डेटा, ठीक है ना। तो प्राइवेट डेटा के साथ आपको एनालिसिस, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट डेटा के साथ काम नहीं कर सकते। प्राइवेट डेटा के लिए अब आप मान लो आपको अमेजोन ने हायर कर लिया, तो अमेजोन जब हायर करेगा तो वो आपको ऑथराइज करेगा कि आप मेरे डेटा के साथ एनालिसिस करो और मेरे लिए कुछ अच्छे डिसीजन मेकिंग वो निकालो, बेनिफिट्स बताओ कि मैं क्या क्या डिसीजन लूँ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, समझ गए। तो आप सब लोग किसके साथ काम करोगे, अमेजोन के साथ करोगे, तो वो आपको क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बता रहा है कि भाई आप मेरे प्राइवेट डेटा के साथ काम करो, तो उसने आपको ऑथराइज करा है, ठीक है। अब बात आती है पब्लिक डेटा की। तो पब्लिक डेटा क्या होता है, पब्लिक डेटा जो ओपनली है, कोई भी उसको ले सकता है, उसके लिए कोई अथॉरिटी आपको लेने की जरूरत नहीं है, एनी वन कैन यूज,
ठीक है। अच्छा, पब्लिक डेटा के साथ क्या कर सकते हो, एनीवन कैन यूज, कोई भी बंदा उसको यूज करके रिसर्च कर सकता है, ठीक है ना। प्रपोज्ड न्यू बिजनेस मॉडल कर सकता है, न्यू मॉडल, ठीक है भाई। मैंने आपके डेटा सेट, अब जैसे अमेजोन ही है, मैं अगर अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन का प्राइवेट डेटा है, पर ये क्या करता है, जैसे साल 2 साल पुराना डेटा है वो उसको पब्लिकली कर देता है, भाई पिछले साल का डेटा उसने पब्लिक कर दिया, ठीक है ना। उसमें ऐसा नहीं है डेटा में यूजर का नाम और फोन नंबर बस, भाई जेंडर हो गया, ठीक है, लोकेशन हो गई, कहाँ का है, क्या है, ये सारा, तो इस बंदे ने ये परचेसिंग करी तो उसने डेटा सेट डाल दिया, ठीक है ना। डेटा सेट डाल देता है पब्लिकली, आप उसको यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं है, पब्लिक डेटा। तो बात करते हैं प्राइवेट डेटा, तो सर अगर मुझे किसी डेटा सेट पे काम करना है तो पहले मैं अमेजन हायर करे मुझे, या मुझे और जो डेटा साइंस की कंपनीज हैं या जहाँ काम होता है, जैसे मंत्रा में भी काम होता है, जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं सब ना अपना एक डेटा साइंस का अलग डेटा एनालिसिस का डिपार्टमेंट बनाया होता है। मंत्रा है, और तुम्हारा फ्लिपकार्ट है, फ्लॉप शॉप क्लूज है, पेटीएम है, सबका अपना एक डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाए ऑनलाइन की, तो या तो वो हायर करें फिर वो अपना डेटा सेट दें तब मैं काम करूं, या दूसरा है कि मैं पब्लिक डेटा सेट के साथ काम करके अपनी प्रैक्टिस करूं और फिर मैं इंटरव्यू के थ्रू हायर हो जाऊं किस कंपनी के अंदर, किसी कंपनी के अंदर जहां बैठ के मैं उनके डेटा के साथ काम कर सकूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं कि डेटा सेट मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो कुछ हमारी ऑथोराइज्ड साइट्स हैं जहां से डेटा ऑथराइज्ड होता है जिसको यूज करके, तो ये आपकी इंडिया की साइट है, ऐसी हर क्या नाम है, हर कंट्री की अपनी अपनी साइट्स है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने कुछ साइट्स लिखी हैं, data.gov जो है ये यूएस की है, तो ये यूएस की है, ठीक है। कैगल एक साइट है, गूगल की सब्सिडरी है, ये भी आपको डेटा सेट प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। एक ये गिटहब पे है ऑसम पब्लिक डेटा सेट्स, ये भी बहुत अच्छे अच्छे डेटा सेट्स पड़े हैं, इनके साथ भी आप काम कर सकते हैं, तो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपका इंडिया का, तो इसमें आप लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने के बाद इस सेक्टर में चले जाना, ये ये भी वाटर सेंसेशन डिपार्टमेंट में चला गया, ठीक है ना। या ऊपर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये है यूएस का डेटा, तो जैसे ही आप डेटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो सर्च ओवर ये दे रखा है कितने डेटा सेट फाउंड हुए हैं, तो टोटल डेटा सेट्स कितने हैं, तो यहाँ से डेटा सेट आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे बता रखा है UNSPCS कोड है, CSV फॉर्मेट में जब इसको खोलोगे तो ये आपको मतलब एक्सप्लेन भी करेगा क्या क्या इस डेटा सेट के अंदर, या कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। ये यूएस का डेटा हो गया। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जैसे ये वाटर का खुल गया है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। मैं बात करना चाहता हूँ एजुकेशन की, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड जो जो डेटा सेट्स इसका होंगे तो ये सर्च करके आपको दे देगा, ठीक है ना। तो इसने दे दिए, तो डिस्बर्समेंट ऑफ एजुकेशन लोन बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक 2014-15 से 17-18 तक का डेटा सेट है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करना, लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद डेटा सेट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि डेटा साइंस में करियर आपको अगर बनाना है तो आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती, ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ पर दे दिया डेटा सेट URL, ये दे दिया इसने, इस पर क्लिक करोगे, लॉगिन मांगेगा, कभी कभी मांगता है कभी नहीं मांगता, ठीक है ना। ये आ गया, ये मांगेगा लॉगिन, ठीक है ना। तो टोटल 39 अभी तक डाउनलोड हुआ है, किस फॉर्मेट में, XML, जैसा मैंने आपको बताया था भाई, XML, जेसन, ये देखो ये मांग रहा है यूज टाइप कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, अकेडमिक पर्पज, नेम और ईमेल आईडी लिख दो, आपको लिंक पे सेंड कर देगा, डेटा सेट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस भी फॉर्मेट में आपको करना है वो फॉर्मेट यहाँ से डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो। ये क्या है, ये आपके पब्लिकली है, ठीक है ना, जिसके लिए आपको किसी से ऑथराइज लेने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट ने डेटा सेट दे रखा है आपको, आप इसके साथ यूज करो, ठीक है। दूसरा है kaggle.com, ठीक है। ये मैंने आपको बताया गूगल की सब्सिडरी है, बहुत टॉप क्लास सब वो है, ये डेटा सेट प्रोवाइडर है। डेटा सेट पर जाकर यहाँ से भी आपको बहुत सारे डेटा सेट मिल सकते हैं, ठीक है ना। सर्च करने यहाँ कर लो, देखो सर्च 39,659 डेटा सेट्स है। और यहाँ पर अगर देखोगे ना डेटा सेट, जैसे अनकवर्ड कोविड-19 चैलेंजेस, ठीक है ना, तो यहाँ पर चैलेंजेस दिए गए, तो यहाँ पर जो डाउनलोड 1 GB का डेटा सेट है, अब ये सपोज करो कि ये जो एक्सेल फाइल थी मेरी, यहाँ पर 4 रोज और मेरे कितने रिकॉर्ड थे, 25,000 के आसपास रिकॉर्ड थे, ठीक है ना। तो तब ये फाइल कितने उसकी थी, ये थी मात्र 1758 KB, यानी सिर्फ
2 MB के आसपास, 1.7 MB की। और जब आपके पास 1 GB का डेटा सेट होगा तो उसके लिए लोड करने के लिए आपका कैपेबल सिस्टम भी होना चाहिए। समझ में आ गई बात ये? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो भी लोग नया सिस्टम लो तो वो SSD जरूर लेना, 8 GB रैम कम से कम लेना अगर आपको इस पे काम करना है तो, ठीक है। दूसरा, ये कैगल में जो भी डेटा सेट दिया होता है, डेटा सेट यहाँ से लॉगिन करके डाउनलोड कर लेना। टास्क यहाँ पर दिए होते हैं, टोटल 18 टास्क यहाँ पर दिए हैं। जो भी टास्क आपको कंप्लीट करना है वो आपको टास्क पढ़ो। टास्क में उसने बताया होगा क्या क्या, जैसे कि मैंने आपको मूवीज वाला दिया है, ठीक है ना, वो मैंने थोड़ा मतलब वो बहुत ही सिंपल वे में मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा यूनिक और नॉवल इंसाइट्स डज द सॉल्यूशन आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। तो क्या है कि यहाँ पर आपको टास्क पढ़ते जाना और उनको सबमिट कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मतलब अच्छा है, ये रैंकिंग वाला सिस्टम ही है, जैसे हैकर रैंक के यहाँ पर सबमिट करते हो तो ये रिवॉर्ड भी देता है, ठीक है ना। लेकिन ये करने से पहले मैं ये कहूँगा अपनी खुद की प्रैक्टिस खूब करो, ठीक है। कैगल हो गया। गिट हब पर बहुत सारे डेटा सेट दिए गए, ऑसम डेटा सेट जो मैंने कहा है, तो ये देखो ये यहाँ पर टेबल ऑफ है। तो एजुकेशन सेक्टर, इकोनॉमिक्स, अर्थ साइंस, डेटा चैलेंज, कंप्यूटर नेटवर्क। तो क्या होता है, देखो दो चीजें होती है यहाँ पर, एक चीज जान लो, एक होता है डोमेन एक्सपर्ट, ठीक है, और एक होता है डेटा साइंस, ठीक है। डोमेन एक्सपर्ट कंपलसरी नहीं है कि वो डेटा साइंस एक्सपर्ट भी हो, ऐसे ही डेटा साइंस एक्सपर्ट एक डोमेन एक्सपर्ट हो, ये भी कंपलसरी नहीं है। समझ में आ गई बात? पर पर अब जैसे एक डेटा डोमेन एक्सपर्ट की बात करूं तो एक बैंकिंग का बंदा है, तो बैंकिंग के बंदे को अपने डोमेन की बहुत नॉलेज है कि व्हाट इज FD, व्हाट इज RD, व्हाट आर न्यू रूल एंड रेगुलेशन गिवन बाय RBI, ठीक है ना। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो बैंकिंग के डोमेन एक्सपर्ट को ये सारी टर्मिनोलॉजी पता है, बट डेटा साइंस एक्सपर्ट को ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता है। समझ में आ गई बात ये? तो वो क्या करता है, ये डोमेन एक्सपर्ट उस डोमेन को पढ़ता है, डेटा साइंस एक्सपर्ट उसको बताता है कि मेरे पास जो डेटा सेट है ईडी प्रोसेस के थ्रू मुझे डेटा सेट में ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। तो वो ये कहता है अच्छा इन इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे ये टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 करके दो। समझ में आ गई बात? तो डेटा साइंस क्या करता है, ईडी प्रोसेस से डेटा सेट को तैयार करता है, अंडरस्टैंड करता है, वो इसको इन्फॉर्मेशन पास करता है, इन्फॉर्मेशन पास करने के बाद डोमेन एक्सपर्ट बताता है कि मेरे को ये टास्क कंप्लीट करके दो। वो टास्क कंप्लीट करके इसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्या करता है, दे देता है। यूजफुल इन्फॉर्मेशन किसको मिल जाएगी, डोमेन एक्सपर्ट को मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये जो है ये सारे डोमेन्स हैं भाई। एजुकेशन एक डोमेन हो गया, एनर्जी डोमेन हो गया, फाइनेंस डोमेन हो गया, ठीक है ना। तो फाइनेंस में क्या है, स्टॉक मार्केट की अगर आपको नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट के साथ खेल सकते हो, ठीक है ना। तो एजुकेशन है, एजुकेशन में कॉलेज स्कोर कार्ड डेटा दे दिया, ठीक है ना, तो ये डेटा ले लो। ये सारा यूएस का डेटा होगा। देखो डेटा सेट इंडिया में जो मिलेगा वो इंडिया की गवर्निंग साइट जो है data.gov.in, ठीक है ना। ऑल डेटा फाइल CSV फॉर्मेट, ठीक है ना, मोस्ट डेटा फील्ड, ये देखो जिप फाइल हो गई। ऑल डेटा फाइल CSV फाइल डाउनलोड करनी है यहाँ से कर लो, और इस डेटा सेट के साथ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कॉलेज स्कोर कार्ड, ठीक है ना। और डेटा वाज लास्ट अपडेटेड 1 जून 2020, 1 जून को लास्ट अपडेट हुआ है, ठीक है बेटा। ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ साइट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, यहाँ पर पब्लिकली डेटा सेट मिलता है। गेटअप पे एक और है, डेटा मीट, एक ये भी बहुत बढ़िया है, UCI रिपोजिटरी है, ठीक है। ये सारा आपको मतलब आगे फर्दर काम करने में आएगा, ठीक है ना। मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, ठीक है ना, आगे मशीन लर्निंग में आप काम करना चाहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो डेटा सेट मिलेंगे, व्यू ऑल डेटा सेट्स। तो ये यहाँ पर इसने डेटा सेट दे रखा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा था ना यूनिवेरिएंट, बाईवेरिएंट, मल्टी वेरिएंट, ठीक है ना। डेटा टाइप क्या होगी, मल्टी वेरिएंट। डिफॉल्ट टास्क क्लासिफिकेशन करना है। अब जो टास्क है, क्लासिफिकेशन है, रिकमेंडेशन सिस्टम है, ये सारी चीजें जो है ये डेटा माइनिंग का पार्ट होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जहां से पब्लिक डेटा मिलेगा। प्राइवेट डेटा मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट डेटा कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। ये सारे प्रोसेस हम जो है देखते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये बताओ थ्योरेटिकली ईडीए समझ में आया, व्हाट इज ईडीए? हाँ ये प्राइवेट एंड पब्लिक डेटा मैंने आपको बता दिया है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो
ईडीए क्या है, ईडीए का प्रोसेस क्या क्या है, सोर्सिंग कौन कौन सी हो सकती हैं। तो दो तरह के डेटा हमारे पास होते हैं सोर्सिंग में, पब्लिक एंड प्राइवेट, क्लीनिंग, यूनिवेरिएंट, बाईवेरिएंट, मल्टीवेरिएंट, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये था सारी थ्योरेटिकल कहानी, क्लियर है। चलो अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं अपन टास्क की, ठीक है ना। अब मतलब ये तो सब मिल गया। तो सबसे पहले चीज आती है वेब स्क्रैपिंग, ठीक है ना। वेब स्क्रैपिंग क्या होती है बेसिकली, अगर मैं बात करूं वेब स्क्रैपिंग की, भाई कुछ के डेटा सेट दे दिए, पर कोई वेबसाइट है वहां से मुझे डेटा सेट उठाना है, समझ लो, ठीक है ना। भाई कुछ वेबसाइट्स हैं वहां से मुझे डेटा सेट उठाना है, तो फेच द डेटा फ्रॉम द वेबसाइट, ठीक है, थ्रू कोड। अगर मैं लिखूं तो फेच द डेटा सेट फ्रॉम द वेबसाइट, तो मुझे वेबसाइट से उठाना है थ्रू पाइथन कोड, पाइथन के थ्रू उठाना है, ठीक है ना। वेब स्क्रैपिंग में मैं ये सब यूज नहीं करता वैसे, यहाँ लिख देता हूँ कोड। तो अभी हम पाइथन सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली थ्रू पाइथन उठाएंगे। तो कोई वेब पेज दिया है और वेब पेज के थ्रू मैं उसका डेटा सेट सारा उठा लूँ और फिर आगे मैं काम करूँ, ठीक है ना। मैं एग्जांपल लेता हूँ वेब स्क्रैपिंग के। तो आप लोगों ने एक कंपैरिजन की वेबसाइट है, गैजेट 360 करके है शायद, ठीक है ना। या और भी वेबसाइट्स हैं जो कंपेयर करती हैं। जैसे मैं बात करूँ कि ई कॉमर्स साइट है, ई कॉमर्स साइट तो अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो प्राइस कंपेयर करके भी बताती है, ठीक है ना। कि आपने एक सर्च करा, ठीक है, एक मोबाइल सर्च करा तो वो बताती है भाई फ्लिपकार्ट पे इतने का है, अमेजोन पे इतने का है, ठीक है ना। ऐसे ही कंपेयर करती हैं, ठीक है ना। तो वो अगर इस तरह का आपको पोर्टल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट से डेटा उठाना पड़ेगा, अमेजन से डेटा उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने डेटा सेट तो कहीं दिया नहीं होगा। तो पहला तरीका है कि आप मैनुअली काम करो, दूसरा तरीका है कि आप एक कोड कर दो, वो फ्लिपकार्ट पे जाए, फ्लिपकार्ट से वहां से डेटा उठाए और डेटा उठा के एक डेटा सेट तैयार हो जाए, और उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग मैं आंसर्स आपको दे दूँ। समझ में आ गई बात, ठीक है। सेकंड आपने देखा हुआ एग्जांपल लूँ मैं तो मैजिक ब्रिक से, ठीक है ना, मैजिक ब्रिक है, ठीक है, स्पेलिंग गलत होगी कोई बात, मैजिक ब्रिक, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये रियल एस्टेट में कंपेयर करके बताती है कि भाई हम ये ऑफर चल रहा है, ठीक है ना, ये मकान है, ये इस प्राइस का है। रियल एस्टेट में बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं भाई, एक मकान है, मकान नंबर 1, एक साइड दे रही है, एक साइड पे बता रखा है वो 20 लाख का है, एक साइड पे बता रखा है वो 21 लाख का है, ठीक है। मकान नंबर 2 है, एक पे बता रखा है 32 लाख का है, एक पे बता रखा है 44 लाख का है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्राइस कंपेयर करके एक करना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करनी है, तो दो डिफरेंट साइट्स हैं, यहाँ से आपको डेटा उठाना है, डेटा सेट तैयार करना है, डेटा सेट तैयार करके आपको अपना प्लॉट प्लॉट करके आपको रिजल्ट शो करना है। समझ में आ गई बात ये। तो करना क्या है, वेब स्क्रैपिंग में हम डेटा सेट बनाएंगे अपना खुद का किसी भी वेबसाइट से, ठीक है बेटा। तो करें टास्क को कंप्लीट। तो ये छोटा सा कोडिंग का पार्ट है और आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो वेब स्क्रैपिंग, तो यहाँ पर देखो दो लाइब्रेरीज हैं, एक है, हाँ, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल एंड कॉपी। तो सबसे पहले बेटा ये समझो, ये मैंने पहले से ही सर्च करके रख लिया था, ठीक है। तो IMDb साइट आपने सुनी होगी जो रेटिंग वगैरह देता है, क्या नाम है, मूवीज की, फिल्मों की, ठीक है ना। तो मैंने एक फिल्मों की यहाँ पर वो ली है, ठीक है। तो यहाँ पर फीचर फिल्म रिलीज बिटवीन 1/1/1950 से लेकर 31/12/2012 तक, शॉर्टेड बाय नंबर और वोट डिसाइड, ठीक है ना। फर्स्ट पेज में जो आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड आए हैं 2,28,707, और फर्स्ट उसमें जो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 1 से लेकर 50 तक। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। तो किसी भी साइट पे जाओगे, वहां आपने सर्च करा, सर्च करके क्या आया, कुछ रिजल्ट आया, ठीक है ना। IMDb की साइट पे गया, मैंने वहां पर सर्च करा, सर्च करके शॉर्टिंग वॉर्टिंग करके ये मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, तो मैंने इसमें लिंक पेस्ट कर दिया था। तो यहाँ पर जो 50 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ये आपके एक टाइल्स बोलेंगे इसको, ठीक है। जो एक रिकॉर्ड आ रहा है ये 1 टाइल है, ऐसी 50 टाइल्स है मेरे पास, ठीक है ना। सेकंड टाइल के अंदर सेकंड आ रहा है, थर्ड के अंदर थर्ड आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डेटा सेट तैयार करना चाहता हूँ, और डेटा सेट के अंदर मैं चाहता हूँ कि मूवी का टाइटल आ जाए, ईयर आ जाए, और उसका ये रन टाइम आ जाए। समझ में आ गई बात, ये तीन चीजें चाहता हूँ, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज दी है, रेटिंग भी दी है,
जनरी चाहो जनरी स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्टर चाहो डायरेक्टर स्टोर कर सकते हो, स्टार स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना, वोट स्टोर कर सकते हो। तो जितने भी एलिमेंट है तो उससे आप एक टेबल एक डेटा सेट तैयार कर सकते हो। तो अभी जो मेरा टास्क है मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप करना एक बार अदर टास्क जो भी आपको करने हैं। तो मेरा टास्क ये है कि मैं एक डेटा सेट तैयार करूँ, डेटा सेट के अंदर 50 रिकॉर्ड्स अभी मेरे हैं, तो 50 रिकॉर्ड्स आ जाए, यहाँ पर 3 कॉलम हो। सबसे पहले में आ जाए नेम, दूसरे में आ जाए ईयर, और तीसरे में आ जाए ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये एक डेटा सेट तैयार हो जाएगा 50 का। और जब मेरा डेटा सेट ये तैयार हो जाएगा 50 का, तो इसी में 50-50 करके कितना डेटा सेट तैयार कर सकता हूँ, 2,28,707 का भी डेटा तैयार कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात ये? तो देखो सबसे पहले इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको बेसिक एचटीएमएल आनी चाहिए। बेसिक एचटीएमएल अगर किसी को नहीं आती है तो वो W3 स्कूल से पढ़ लेना, वैसे मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही आता है, ठीक है ना। तो बेसिक एचटीएमएल में क्या है कि एचटीएमएल के अंदर दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है टैग, एक होती है क्लास, एक होती है आईडी, ठीक है ना। तो टैग्स होते हैं, क्लास होती हैं, आईडी होती हैं, बस यही चीज ध्यान रखनी है आपको। तो सबसे पहले जो भी चीज मुझको उठानी है, तो देखो किसी भी वेब पेज को रीड करना है तो राइट क्लिक करना और इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है, ठीक है ना। क्रोम में बता रहा हूँ मैं, तो क्रोम में ही करना आप लोग भी, अगर मोजिला में करोगे तो उसमें भी कर सकते हो, पर मैं मतलब क्रोम को प्रेफरेंस देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा अच्छी फीचर है, ठीक है। अब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हो तो ये राइट साइड में देख रहे हो, यहाँ पर आपका कोड आ जाएगा HTML का, जितना भी सोर्स कोड है वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है ना। ये नीचे स्टाइल्स वगैरह आ रही है, कंसोल आ रहा है, ठीक है ना। ये कंसोल में जो जो ये सब, इससे हमें कोई मतलब है नहीं वैसे, ठीक है ना। इवेंट लिसनर, डोम ब्रेक पॉइंट, प्रॉपर्टीज, एक्सेसिबिलिटी, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप ये समझ लो ये कोड है। तो आपको क्या करना है, इस कोड को कोड से फैच करना है डेटा को। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो अब जो भी चीज़ आपको चाहिए, तो जैसे यहाँ पर एक चीज़ होती है, देखो ये जो है ना, ये टॉगल डिवाइस टूल बार है, ठीक है, जहाँ मेरा कर्सर है। तो ये आपको क्या करता है, देखो ये अभी बता रहा है कि ये उस पर कैसे दिखेगा, आपके लैपटॉप पर। अगर आपको मोबाइल पे चेक करना है तो मोबाइल पे जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो मोबाइल का व्यू शो कर देगा आपको, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से मोबाइल का ये आपके 50 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 7 20, इस तरह से आपके सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे नहीं करना है। इसी के साइड में एक पॉइंट है, ठीक है ना। ये इंस्पेक्ट करने के काम आता है। तो क्या करूंगा मैं, जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो जिस भी उस पर मैं ये ले जाऊंगा, उसका जो है इधर वो आइकन, वो जो टैग है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने क्या करा, मैंने अभी टाइल सेलेक्ट करी है, ठीक है। तो जब मैंने टाइल सेलेक्ट करी है तो आप यहाँ पर देखोगे क्या नाम है, राइट हैंड साइड पर वो भी ब्लू कलर की हो गई होगी, ठीक है ना। जैसे ये ब्लू कलर का हो रहा है, ऊपर नीचे में कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो वो लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू कलर का हो जाएगा, मतलब एक तरह से शो करेगा कि हाँ भाई ये है, ठीक है ना। और अगर ऐसे करोगे तो इस तरह से भी होता चला जाएगा। तो बेसिकली क्या है, मुझे एक टाइम में एक टाइल सेलेक्ट करनी है, एक टाइल सेलेक्ट करके उसमें से एक रिकॉर्ड लेना है, और एक रिकॉर्ड को मुझे अपनी टेबल्स में मेंटेन करना है। ये टाइल 1 का रिकॉर्ड आ जाएगा रो 1 में, टाइल 2 का रिकॉर्ड आ जाएगा रो 2 में, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आएगी बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना क्लास याद रखनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा टैग कौन सा है, तो यहाँ पर मैंने देखा लेफ्ट, आप देखो मैं कर्सर वहां नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि कर्सर मेरे यहीं है। जैसे यहाँ लिखा भी आ रहा है ऊपर, ऊपर देखो लिखा आ रहा है कि डिव और डॉट लिसनर माइनस आइटम डॉट मोड माइनस एडवांस, ठीक है ना। तो यहाँ पर डॉट आ रहा है, लेकिन आप अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर डिव क्लास इज इक्वल टू लिखा आ रहा है लिस्टर आइटम मोड और माइनस एडवांस, ठीक है, बीच में डॉट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्लास कौन सी है, कोड में हम देखेंगे क्लास कौन सी है। तो मेरे टाइल्स का जो क्लास है वो ये है, और सारी टाइल्स का यही क्लास होगी, ठीक है ना। सारी क्लास की आप देखोगे तो सारी टाइल्स की यही क्लास है, ठीक है। ऐसे ही मुझे देखना है ये जो रन टाइम है ये किसके अंदर है, तो रन टाइम की क्लास जो है इधर देखो वो है रन टाइम। इधर अगर आप देखोगे, हाँ, तो यहाँ पर भी देखो क्लास है रन टाइम, टैग है स्पैन, ठीक है। तो एक तो मुझे ये चाहिए, दूसरा मुझे चाहिए ये, तो इसकी क्लास है लिस्टर आइटम ईयर, ठीक है ना। टैक्स म्यूटेड है, अनबोल्ड है, ये अलग कैटेगरीज है, वैसे क्लास है लिस्टर आइटम ईयर, ठीक है। और टाइटल चाहिए, टाइटल जो है वो ए जो टैग है हाइपर टेक्स्ट के अंदर है, तो ये ना लेकर यहाँ पर मैं देखूँ तो इमेज से मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो इमेज का टैग अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे जो ब्लू कलर का हो रहा है उस पर अगर आप चेक करोगे, तो IMG ALT इज इक्वल टू ऑल्ट जो लिखा है वो इमेज उसका
नाम लिखा है, क्या नाम है, मूवीज का नाम, तो यहाँ से मैं मूवीज का नाम उठा लूंगा, सब जगह क्या है, ऑल्ट इज इक्वल टू वो लिखा होगा। तो इसकी क्लास ले लेता हूँ, क्लास है इसकी लोड लेट, ठीक है। तो ये तीनों क्लासेस हैं, तो इनको देखते हैं कैसे करेंगे अपन लोग। तो यहाँ पर टास्क समझो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट लाइब्रेरीज करनी है। तो लाइब्रेरी करने के लिए सबसे पहले यूज करेंगे हम यू आर एल लिब। यूआरएल बोलते हैं ये जो ऊपर होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं यूआरएल, जो एड्रेस बार में लिखा होता है, वैसे आपको पता होगा, ठीक है ना। तो यूआरएल लिब जो होती है वो हमें रिक्वेस्ट, ये क्या करती है, एक रिक्वेस्ट बनाती है एचटीएमएल पेज से, विद द हेल्प ऑफ यूआरएल लिब मॉड्यूल। इसके हम क्या करेंगे, सब पैकेजेस इंपोर्ट करेंगे और हम मेक करेंगे एक रिक्वेस्ट को, हैं। देखो क्या होता है कि ये होता है क्लाइंट, ये कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा होगा वैसे, सर्वर। तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजते हो और ये आपको रिस्पॉन्स करता है। तो हम क्या करेंगे, यू आर एल लिब के थ्रू रिक्वेस्ट बनाएंगे एक, कि मुझे एच टी एम एल का कोड दे दे। समझ में आ गई बात। जो एच टी एम एल का कोड मिलेगा उसको प्रॉपर समझने के लिए हम करेंगे ब्यूटीफुल शोप नाम का जो मॉड्यूल है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंपोर्ट करते हैं वो ध्यान से समझो, कौन कौन सी लाइब्रेरीज कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो फ्रॉम कहाँ से करना है, यू आर एल लिब, ठीक है ना, डॉट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इंपोर्ट यू आर एल ओपन एज यू आर ई क्यू, ठीक है क्या। यू आर एल लिब का रिक्वेस्ट मोड में से फ्रॉम, मैंने पहले ही बताया फ्रॉम, भाई इस मॉड्यूल से इंपोर्ट करेंगे, कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है, यू आर एल ओपन, ठीक है ना। यहाँ पर एक एल नेम रख दिया, तो जो भी काम करना होगा वो मैं यू आर एल क्यू से करूंगा, टू, ठीक है। अच्छा, काम क्या क्या करने हैं, टास्क स्टेप्स है मेरे, एचटीएमएल को अपलोड करूंगा। अपलोड का मतलब है कि यहाँ जो एचटीएमएल कोड है इसको अपलोड करूंगा अपने सिस्टम के अंदर। फिर एचटीएमएल पार्सर यूज करूंगा, पार्सर का मतलब है कि एचटीएमएल में कन्वर्ट करूंगा उसको, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। फिर एक्सट्रैक्ट करूंगा डेटा फ्रॉम द वेब पेज, वो जो मेरे पास एचटीएमएल कोड आ गया उससे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा डेटा को, और फिर उसको स्टोर कर दूंगा सीएसवी के अंदर। जो मेरे स्टेप्स हैं वो बेसिकली 4 है। तो सबसे पहले एचटीएमएल लोड करने हैं। एचटीएमएल लोड करने से पहले पैकेजेस को इंपोर्ट करूंगा, तो यूआरएल लिब इंपोर्ट कर लिया, और अब मुझे कौन सा करना है, ब्यूटीफुल शो, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक ये है BS4 के अंदर इंपोर्ट ब्यूटीफुल शो एज एसपी, ठीक है, एसपी कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा ये पैकेजेस स्टार मेरे इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने यूआरएल कॉपी कर रखा है जिस पैकेज को मुझे जिस यूआरएल को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यूआरएल को इंपोर्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। रिक्वेस्ट बनाने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट बनाई है, ठीक है, यू आर ई क्यू के नाम से, ठीक है, कि भाई किस यूआरएल से बनानी है, तो माई अंडरस्कोर यूआरएल, ठीक है, माई अंडरस्कोर यूआरएल। ये आपने रिक्वेस्ट बना ली, ठीक है साहब, रिक्वेस्ट तो बन गई। अब क्या करना है, तो मैं कह रहा हूँ पेज अंडरस्कोर एचटीएमएल, एक एचटीएमएल पेज के अंदर क्लाइंट डॉट रीड कर लो, भाई जो रिक्वेस्ट बनाई है ये पेज रीड कर लो। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट बनाई एक, कि ठीक है साहब मैं आपकी रिक्वेस्ट मान लूंगा, करना क्या है उस रिक्वेस्ट पे, तो यू क्लाइंट जो क्लाइंट है वो तैयार कर दिया मैंने। अब इससे कहा कि भाई उस फाइल को रीड कर ले, तो फाइल को रीड करके, ये फाइल को रीड करके क्या करेगा, एचटीएमएल के अंदर कोड डाल देगा, ठीक है ना। एचटीएमएल कोड किसके अंदर आ जाएगा, पेज एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। तो अभी अगर मैं एचटीएमएल कोड रीड करूं यहाँ पर, तो ये आया पेज अंडरस्कोर एचटीएमएल, ठीक है। तो पहले मैं इसको रीड कर लेता हूँ, रन। टाइम वो इसलिए ले रहा है क्योंकि पूरा वेब पेज रीड कर रहा है। तो ये देखो ये आपका कोड आ गया, और ये क्या कोड है, ये अनरीडेबल फॉर्मेट में, एक तरीके से आप ना इसको समझना अंडरस्टैंड करना बहुत टफ है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि एचटीएमएल का कोड अगर जिसने पढ़ी होगी तो उसके लिए ये बड़ा हौच पौच है। वो वैसे मतलब कन्वर्ट कर सकता है एचटीएमएल में इजीली, भाई यहाँ से पता लग रहा है कि एचटीएमएल ओपन हो गया है, ठीक है ना, ये डॉक टाइप आ रही है, तो हेड टैग है,
और सबके बाद स्लैश एन आ रहा है, तो ये मतलब प्रॉपर एचटीएमएल कोड नहीं है, ठीक है। तो इसको ब्यूटीफाई करना पड़ेगा। ब्यूटीफाई कैसे करेंगे? ब्यूटीफाई करेंगे हम ब्यूटीफुल सोप से, ठीक है ना, जो इस पैकेज से, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखो, एक चीज ऑप्शनल है, जब आपने क्लाइंट से लिंक ओपन कराया कि रीड करो, जब आप रीड कर लो तो उस क्लाइंट को कह दो भाई अब आपका काम हो गया, अब आप क्लोज हो जाओ, जैसे फाइल ओपन और क्लोज करते थे, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं इसको रीड कर रहा है ऊपर देखो ये एकदम रू का बना आ गया, ठीक है। प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस कर लिया, रन कराऊंगा, रन करने के बाद ये इसने मुझे दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या था, एचटीएमएल लोड अपलोड करनी थी, एचटीएमएल मैंने अपलोड कर ली, एचटीएमएल अपलोड करने के बाद मेरा कोड आ गया ये। अब इसको मैं करूंगा पार्सर। पार्सर इसलिए करूंगा क्योंकि पार्सर करने के बाद ही मेरा जो एचटीएमएल कोड है वो प्रॉपर शो में आएगा। कैसे आएगा मैं अभी दिखाता हूँ। देखो अभी आपने देख लिया किस फॉर्म में आ रहा है, तो एचटीएमएल पार्सर यूज करते हैं। तो एचटीएमएल पार्सर के लिए मैं ले लेता हूँ पेज अंडरस्कोर पार, पार्सर पार्सर इक्वल टू, ठीक है, पार ले लेता हूँ, वेरिएबल है, ठीक है। भाई पार्स करने के बाद ये वाला जो ऊपर वाला कोड है ये पार्स करने के बाद किसी वेरिएबल में तो डालूंगा ना, तो मैंने बनाया एसपी के नाम से वेरिएबल है, यहाँ पर मैं दूंगा पेज अंडरस्कोर एचटीएमएल, ठीक है। तो ये रीड कर देगा। अब इसको मैं अगर इसको रीड करता हूँ, रन, तो देखो अब ये कुछ रीडेबल फॉर्मेट में आ रहा है। जिनको एचटीएमएल का ज्ञान होगा थोड़ा बहुत तो वो समझ पा रहे होंगे कि हाँ ये थोड़ा सा मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में आ रहा है, ठीक है ना। और ब्यूटीफाई करना है इसको तो इसमें वैसे इसी से काम चल जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग का फर्क पड़ जाएगा। आप यहाँ पर पास कर सकते हो, इसको स्पेशली बता सकते हो कि HTML डॉट पार्स, ठीक है ना। भाई पार्स कर दे एचटीएमएल के थ्रू, तो जैसे अब देखो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा दिखने में, बस बाकी कुछ नहीं है। तो जैसे मैं रन कराऊंगा, तो रन कराने के बाद जब ये रीड करेगा तो थोड़ा सा और ब्यूटीफाई वे में हो गया है बस, ठीक है ना। तो ये पहले ऊपर लगा हुआ आ रहा था, यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना दिया है, ठीक है ना। ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो करना हो तो अलग से भी स्पेसिफाई बता सकते हो, एचटीएमएल पार्सर से कर दो, ठीक है। तो मेरे दो टास्क खत्म हो गए। पहला टास्क था मेरा एचटीएमएल को अपलोड करना है, तो एचटीएमएल पेज जो भी अपलोड करना है सिंपल यूआरएल पास करना, रिक्वेस्ट बनानी है, उसको रीड करना है, आपका एचटीएमएल फाइल रीड हो जाएगी। रीड करने के बाद एचटीएमएल पार्सर यूज करना है। पार्सर के लिए मैंने बताया जो ब्यूटीफुल सोप है उसका जो भी आपने बनाया है ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू क्या करोगे, उसके अंदर वो कोड पास कर दोगे जो आपने रीड करा है, ये आपको पास करके दे देगा, ठीक है ना। थर्ड टास्क, थर्ड टास्क क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑफ डेटा फ्रॉम वेब पेज, ठीक है। तो डेटा आपको क्या करना है, वेब पेज से लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक काम करता हूँ, मैं सारी पिक्चरों के नाम ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, कंटेनर्स, एक कंटेनर बनाता हूँ और पेज अंडरस्कोर पाथ, ठीक है। क्योंकि जो कोड है वो सारा किसके अंदर है, मेरा सारा कोड है इसके अंदर, और इसी से मुझे सारा डेटा मिलेगा। अब उस वेब पेज से कोई लेना देना नहीं है मुझे, मुझे तो सारा इससे मिलेगा, ठीक है ना। तो बस आपको शुरू में क्या करना है, आपको जिस पेज का डेटा चाहिए वो चाहिए, प्लस अब यहाँ पे आपको पता करना है कौन सा डेटा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार में एक टाइल उठाता हूँ, समझ में आ गई बात ये, ठीक है, समझना। तो इस टाइल की क्लास देखो, क्लास क्या है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर लिख के आ रही है, ये आ रही है क्लास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। क्लास कौन सी है, ये, ठीक है, कॉपी, ठीक है बेटा। लिस्टर आइटम मोड एडवांस, ठीक है, ये क्लास है। तो ये क्लास मुझे रीड करनी है, तो जब मैं इस क्लास को रीड करूंगा तो मेरे टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने आने चाहिए, क्योंकि हिट टाइल है, ये टाइल है एक, 50 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो टोटल 50 रिकॉर्ड्स है, तो मेरी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आनी चाहिए, 50 आनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो डॉट रीड करने के लिए फंक्शन है फाइंड ऑल, ठीक है, ठीक है, फाइंड ऑल। तो सबसे पहले देना होता है टैग, तो टैग कौन सा था, डिव, जो यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने कहा था आपसे ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो टैग था वो आपका कौन सा है, टैग है डिव,
और क्लास है ये, तो दो पैरामीटर आपको पास करने पड़ते हैं। पहला पैरामीटर के भाई बताओ कौन सा, तो ये तो हो गया टैग। दूसरा आपको बताना पड़ता है कि भाई क्लास रीड कर रहे हो या आईडी रीड कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ क्लास, ठीक है। तो डिक्शनरी के फॉर्म में होगा, क्लास तो हो गई की, और ये हो गई आपकी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस क्लास की सारी वाइड वैल्यूज, सारी वैल्यूज उठाकर किसके अंदर डाल देगा, कंटेनर्स के अंदर। तो अब मैं अगर इसकी लेंथ देखूं तो कितनी होगी, पी आर आई प्रिंट लेंथ कंटेनर्स, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, ये बता देगा भाई 50 कंटेनर्स। समझ में आगे बात। तो आगे जो भी डेटा आपको उठाना है तो कैसे उठाएंगे, पेज पर जिसके अंदर मेरा एचटीएमएल कोड है, फाइंड ऑल, टैग का नाम दोगे, यहाँ पर क्लास दोगे और क्लास यहाँ पर पास कर दोगे। समझ में आ गई बात, ये क्लियर है। तो अब हम टास्क देखेंगे, अपना सबसे बड़ा टास्क है कि कैसे मैं सीएसवी फाइल क्रिएट करूं और कैसे उसके अंदर डेटा को स्टोर करूं, ठीक है। तो उससे पहले मैं दिखा दूं कि ये आपकी मेरी वो है, क्या नाम है, डायरेक्टरी। यहाँ पर कोई भी सीएसवी फाइल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक सीएसवी फाइल भी बनाऊंगा। तो राइट द कोड, फेच द डेटा फ्रॉम द कंटेनर, स्टोर देम इनटू ए सीएसवी फाइल, ठीक है। सीएसवी कौन सी होती है, कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है, ठीक है। तो देखते हैं एंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब देखो ध्यान से समझते जाना। सबसे पहला काम होगा, मैं एक फाइल बनाऊंगा, तो फाइल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू फाइल का नाम। एक मिनट होल्ड करो। हेलो, हेलो। हाँ तो बेटा, सॉरी फोन आ गया था। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फाइल में मैं एक काम करता हूँ, आई एम डी बी डॉट सी एस वी फाइल एक बना ली, ठीक है ना। तो फाइल बनेगी कैसे, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा, तो एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं, एफ वन इक्वल टू ओपन, फाइल हैंडलिंग मेरे ख्याल से याद होगी, तो फाइल अंडरस्कोर नेम कॉमा मोड ले लेता हूँ राइट, क्योंकि राइट, ठीक है। तो क्लियर है, दो लाइनें, लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन समझ में जाना, ठीक है ना। सर ये क्लास तो सी एस एस का प्रिंट है ना, पार्ट है, फिर इसको कैसे, इसे कैसे आया, और सी एस एस अकेली कुछ कर सकती है क्या, सी एस एस क्या करती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स एचटीएमएल के साथ ही तो काम करती है, और इसे सी एस एस से क्या लेना देना है, ये तो एचटीएमएल पेज को रीड करा। इसमें वो कहेगा कि जिस भी div टैग के अंदर क्लास का नाम ये है, वो सारे चीजें रीड करके कंटेनर के अंदर डाल देगा। समझ गए, चलो। तो मैंने क्या करा, फाइल बनाई एक आईडी आई एम डी बी सी एस वी के नाम से, ओपन कर दी, राइट मोड में ऑब्वियसली ओपन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको, उसको बता दो। हाँ ठीक है, मेरे को तो क्लियर है। हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। फाइल बन गई जी मेरी। अब फाइल जो बनी है, एक्सेल फाइल जो बनी है, इसमें अगला काम क्या करना है मुझे, अगला काम करना है कि मैं एक हेडर और बना दूं, वरना क्या होगा, वरना वही पहला रिकॉर्ड मेरा क्या रीड कर लेगा, वो एज ए हेडर रीड कर लेगा, ठीक है। तो हेडर सेट कर लेता हूँ, तो मैं एक हेडर नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, हेडर्स इज इक्वल टू, ठीक है, पहला नेम कॉमा ईयर कॉमा रन टाइम, ठीक है। तीन वेरिएबल लेने थे और लास्ट में लगाऊंगा स्लैश एन। स्लैश एन क्यों लगा रहा हूँ, देखो ये हेडर हो गया, सीएसवी फाइल है तो मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया, ये होती है कॉमा सेपरेटेड फाइल, तो कॉमा से वो सेपरेट कर लेगा। तो पहला कॉलम हो गया नेम, दूसरा हो गया ईयर, तीसरा हो गया रन टाइम। स्लैश एन इसलिए लगाया कि ताकि इसके बाद वो किस में आ जाए, नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है ना। और मैं इसको क्या करूंगा, एफ डॉट राइट, एफ वन डॉट राइट, और मैं इसको राइट कर दूंगा हेडर। तो ये राइट हो गया मेरी फाइल के अंदर, ठीक है। तो हेडर मेरा राइट हो गया,
तो ऑब्वियसली जब मैंने पहली एक ये तो हेडर मैंने नाम से बनाया, जैसे पहली बार राइट करोगे तो वो ऑब्वियसली पहली लाइन राइट कर देगा, दैट इज नेम ईयर एंड रन टाइम। ठीक है बेटा, इतना काम हो गया मेरा। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर, एक एक्सेल की फाइल खोल लेता हूँ। तो ये मेरी फाइल बन गई, इसने हेडर बना दिया, नेम हो गया, और ये हो गया ईयर, और ये हो गया रन टाइम। ठीक है ना, ऐसे। और इसके बाद वो कहाँ आएगा, नेक्स्ट लाइन में। समझ में आ गई बात, कर्सर मुझे वापस से कहाँ ले जाना, नेक्स्ट लाइन में भी तो ले जाना है, तो इस तरह से वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। समझ में आ गई बात, तो ये यहाँ तक काम हो गया मेरा खत्म। अब क्या करना है मुझे, अब समझो ये जो कंटेनर के अंदर क्या है, ये कंटेनर के अंदर पूरी एक टाइल्स आ गई। समझ गए, कंटेनर जो मैंने रीड करा है, ये रीड करा है, तो एक टाइल आ गई। अब इस टाइल से डेटा रीड करूंगा, तो लूप चलाऊंगा मैं, ठीक है ना, फोर कंटेनर इन कंटेनर्स। ठीक है, तो अगर आप देखो तो मैंने क्या करा है, कंटेनर से, ठीक है ना, एक बार में एक चीज है। चलो ये इसको कंटेनर ना लेके क्या ले लो, कंटेन ले लेता हूँ, कंटेन। ठीक है ना, तो कंटेनर क्या करेगा, एक बार में एक टाइल उठा के किसको देगा, कंटेन को देगा। समझ में आ गई बात ये। अब इस कंटेन के साथ क्या करना है, तो मैं तीन वेरिएबल लूंगा, नेम इज इक्वल टू कंटेन डॉट आई एम जी, ठीक है, ए एल टी। तो ये क्या करेगा, जब कंटेनर उठा के दिया है, तो मैंने आपको बताया कि आई एम जी के ऑल्ट टैग के अंदर, ये फिर वो रेफरेंस चला मूवी खुल रही है, आप लेफ्ट हैंड साइड में देख लो, मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको। तो है क्या, जब मैं इमेज पर देख रहा हूँ तो इमेज में ऑल्ट टैग जो आ रहा है वो है पिक्चर का नाम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको बताया कि कंटेनर में जहाँ भी उसे इमेज टैग मिले, उसका ऑल्ट उठा के किसके अंदर डाल दे, नेम के अंदर। नेम मिल गया। अब बात करते हैं दूसरे की, ईयर। तो ईयर इज इक्वल टू ईयर अंडरस्कोर मूवी इज इक्वल टू कंटेन्स डॉट फाइंड ऑल। क्या फाइंड करे, तो टैग। तो देखो बेटा, दूसरी चीज क्या उठानी है, नेम के बाद मैंने कहा है, नेम के बाद उठाना ईयर। तो ईयर आप देखोगे तो ईयर में टैग कौन सा है, स्पैन टैग है। तो टैग का नाम हो गया स्पैन, और लिसन जो वो हो गई क्लास हो गई स्पैन, तो ये हो गया टैग, और जो क्लास हो गई वो हो गई आपकी लिसन आइटम ईयर। है ना, कॉपी। ठीक है, टैक्स म्यूटेड अनबोल्ड, ये जिनको पता होगा ये क्या है, मतलब ये वैसे हैं, अ, दूसरी क्लासेस हैं जो टेक्स्ट के साथ काम कर रही है। तो लिसन आइटम ईयर, ठीक है ना, यहाँ पर मैं टैग दूंगा स्पैन, कॉमा, फिर डिक्शनरी पास करूंगा, तो यहाँ पर पास करूंगा क्लास, फिर यहाँ पर मैं नाम बताऊंगा, क्या नाम है, ये लिसन आइटम ईयर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वो स्पैन में से एक टाइल ली है मैंने, ठीक है ना, एक टाइल में से। अब जो हो सकता है ये क्लास कई जगह यूज करी हो, तो ये क्या करेगा, ये क्लास में से, सॉरी, स्पैन में से इस क्लास से डेटा उठा के ईयर अंडरस्कोर मूव के अंदर डाल देगा। फाइंड ऑल जो डालता है, मैंने यहाँ भी बताया, ये सारे रिकॉर्ड्स उठाकर इसके अंदर डाल देगा। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट रिकॉर्ड उठाना है। ठीक है ना, फर्स्ट रिकॉर्ड इन द सेंस के जो भी ये रिकॉर्ड उठाए, तो सबसे पहली जो वैल्यू है 1994 है जैसे, तो ये मुझे चाहिए। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, आपको सिंपल करना ईयर इज इक्वल टू ईयर अंडरस्कोर मूव। ठीक है ना, इसकी जीरो इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है उसका टेक्स्ट निकाल। समझ में आ गई बात। तो देखो, शुरू में समझ जाओगे, फिर सब जगह यही करना है भाई, टैग का नाम। अब ये चीज मैंने समझ ली कि पहली बार में टैग का नाम देना, क्लास को मुझे एज ए डिक्शनरी पास करनी है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से सारे टेक्स्ट उठा लिए, और इसकी जीरो इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है वो टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे चाहिए रन टाइम। तो रन टाइम अंडरस्कोर, फिर से वही काम करूंगा, मूव इज इक्वल टू कंटेन्स डॉट फाइंड ऑल। टैग और क्लास मुझे यहाँ से देखनी पड़ेगी, तो रन टाइम मेरा ये है, यहाँ से अगर सेलेक्ट करूंगा तो रन टाइम मेरा ये है,
और यहाँ पर देखूंगा तो रन टाइम में टैग है मेरा स्पैन और क्लास है मेरी रन टाइम, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर लिख दूँगा। तो फाइंड ऑल टैग है मेरा स्पैन, कॉमा, डिक्शनरी, क्लास, और सॉरी, ठीक है, और ये हो गया रन टाइम, ठीक है। फिर वही रन टाइम, रन टाइम इज इक्वल टू रन टाइम मूव के जीरो इंडेक्सिंग पे जो भी वैल्यू है डॉट टेक्स्ट, ये रन टाइम में आ गया। तो तीनों वेरिएबल मुझको मिल गए। नेम मैंने उठा लिया इमेज टैग से, ईयर मैंने उठा लिया फाइंड ऑल से, और रन टाइम मैंने उठा लिया फिर से फाइंड ऑल से, ठीक है ना। तो जीरो इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू थी वो मैंने टेक्स्ट से उठा ली। तो तीन वेरिएबल है मेरे, नेम, ईयर और रन टाइम, इनमें तीनों वैल्यू आ गई। अब ये तीनों वैल्यू मुझे किसके अंदर राइट करनी है, सीएसवी फाइल के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा चूंकि ये लूप चल रहा है तो कंटेनर से एक बार में एक टाइल इसके अंदर आई, तो एक टाइल से उसने नेम उठाया, ईयर उठाया, रन टाइम उठाया और राइट कर दे किसके अंदर, F1 डॉट फाइल के अंदर राइट। तो राइट में मैंने कहा भाई पहले तो नेम कर दे, प्लस कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, प्लस, ठीक है, ये मैं वो कर रहा हूँ कास्टिंग, प्लस ईयर, प्लस कॉमा, प्लस रन टाइम, ठीक है, प्लस स्लैश एन। समझ गए। तो क्या करा, नेम प्रिंट हो, फिर कॉमा आए, फिर ईयर प्रिंट हो, फिर कॉमा आए, फिर रन टाइम प्रिंट हो, और उसके बाद स्लैश एन आ जाए। जो पैटर्न मैंने यहाँ अपनाया वही पैटर्न मैंने यहाँ पर अपनाया है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, ये मेरी फाइल राइट हो जाएंगी, और जैसे ही लूप से बाहर निकले क्या कर दूँ, F1 को क्लोज कर दूँ। ये मैंने, ये फाइल हैंडलिंग का फीचर है, ठीक है ना, कुछ भी अलग नहीं करा है मैंने। तो जब ये काम आप कर लोगे तो आपकी एक फाइल बन जाएगी। देखो बहुत ही सिंपल कोड है। सबसे पहले मैंने फाइल को ओपन किया, राइट मोड में ओपन कर ली, बन गई फाइल मेरी। उसका हेडर सेट कर दिया, राइट कर दिया, कंटेनर से एक एक बार में कंटेनर को उठाता रहा, नेम को रीड करा, ईयर को रीड करा, रन टाइम को रीड करा, फाइल के अंदर राइट कर दिया और बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसको रन करा देता हूँ मैं। जैसे ही रन कराया मेरी IMD फाइल यहाँ बन गई होगी। तो यहाँ पर आप देखो एक मेरी ये फाइल बन गई है imdb.csv फाइल। साइज इसका क्या है, 1.82 KB सेकेंड, वो यानी कि अभी जस्ट सेकेंड पहले बनी हुई फाइल, ठीक है। तो फाइल को अगर रीड करना हो तो कैसे रीड करते हैं ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। इम्पोर्ट pandas as pd फाइल 1 इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv imdb.csv, ठीक है, और फाइल 1 डॉट हेड। जैसे मैं इसको रन कराऊंगा पांडास को रीड करता हूँ। पांडास को लोड करने के बाद CSV फाइल रीड करेगा। क्यों नहीं हुई फाइल रीड, क्या गड़बड़ करी, जल्दी बताओ क्या गड़बड़ हुई। अब ऐसे कुछ करिए, एनाकोंडा में बिजी बहुत होता है, इसका कोई सोल्यूशन है क्या। सोल्यूशन यही है बेटा, नया कंप्यूटर खरीद लो बढ़िया वाला, जिसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। अबे अभी जो सॉल्यूशन जो ये बताया मैंने इसका बताओ मुझे क्या गड़बड़ है। एक्सेल फाइल देखता हूँ, सेविंग डिसेबल फाइल बनी है, रिकॉर्ड में नॉट यूपीएफ इनकोडिंग सेविंग डिसेबल सी कंट्रोल फॉर मोर डिटेल। इसका मतलब फाइल मेरी बनी नहीं है। तो देखते हैं क्या
ओहो, हाँ रिकॉर्ड तो आ रहा है डेटा। डेटा रिकॉर्ड देखो, डेटा सीएसवी फाइल तो बन गई है, ठीक है ना। क्यों नहीं बना आ रहा है रिकॉर्ड, ये देखना पड़ेगा तो। ऐसे तो रीड करते हैं। पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। UTF 8 decode cannot decode by adjusting position 1 invalid constitution 5। चलो मैं देख के बताऊं, कुल मिला के एक्सेल फाइल मैंने आपको दिखा दिया, ये आपका डेटा सेट बन के तैयार हो, ठीक है ना। ये बताओ क्लियर है ये यहाँ, यहाँ तक बताओ जल्दी, क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए, ठीक है। ये आपको मैं दे दूंगा, ये वाली फाइल भी दे दूंगा और डेटा साइट्स भी दे दूंगा, ठीक है ना। imd.csv ये कर लेना। टेस्ट क्या है, बेसिकली टेस्ट है ये, आपको फ्लिपकार्ट से डेटा वेब स्क्रैप करना है, ठीक है ना। कौन सा डेटा वेब स्क्रैप करना है, ये मैंने क्या कोड सारा कर रखा है क्या? ओ शिट। ये सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या क्या करना। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं, ये मैंने एक यूआरएल दे दिया फ्लिपकार्ट का, ठीक है ना। और फ्लिपकार्ट का यूआरएल अगर देखोगे तो मुझे क्या करना है, कॉपी। तो ये कुछ डेटा सर्च करा है मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कुछ सैमसंग के मोबाइल फ़ोन है, तो इन्हीं से रिलेटेड मुझे डेटा चाहिए, वहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करा है। तो इंस्ट्रक्ट एलिमेंट करके आप टाइल्स और ये सारी चीज़ें आप देख लोगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, पार्स करना है, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन करनी है, एक्सट्रैक्ट द मॉडल ऑफ नेम ऑफ सिक्स फोन, हाउ मेनी एलिमेंट डज ये, रीड द कैमरा स्पेसिफिकेशन ऑफ एट्थ फोन इन द लिस्ट, ठीक है ना। तो एट्थ फोन कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 8 फोन आपकी उसकी कैटेगरीज देखनी, ठीक है ना। तो ये सारा आपको करना है, ठीक है, कर लोगे? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। वेब स्क्रैपिंग सिखाई है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना सीखो, प्रैक्टिस करो, मोर प्रैक्टिस मोर लर्न, ठीक है। ये मैं गूगल क्लासरूम पे अभी डाल रहा हूँ 10 मिनट के अंदर, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।